यूं तो वो मेरी जिंदगी संवारने आई थी। यूं तो वो मेरी जिंदगी संवारने आई थी। मुझे मेरी जिंदगी की मुश्किलों से उबारने आई थी। मुझे मेरी जिंदगी की मुश्किलों से उबारने आई थी। और ये राज तो मेरे मरने के बाद खुला है कि वो मेरी जिंदगी संवारने नहीं, मुझे मारने आई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक जगह लगती है ओटीपी। उस इलाके में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था बालकृष्ण पुजारी। उनकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी कट रही थी। उनका एक होटल था। उनकी पत्नी प्रतिमा ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। उनके दो बच्चे भी थे और उनकी उम्र 44 साल करीब थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अगस्त 2024 में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी तबीयत जब बिगड़ती है तो उनको इलाज के लिए कई हॉस्पिटल लिया जाया जाता है और 2 महीना करीब इलाज चलने के बाद 19 अक्टूबर को वो ठीक होकर अपने घर आते हैं। वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनका सब तबीयत ठीक हो जाता है। उनके घर बहुत सारे रिश्तेदार मिलने जुलने के लिए आए रहते हैं। वो सारे लोगों को, जो उनकी पत्नी होती है प्रतिमा, कहती है कि आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल से हम लोग आए हैं, बहुत हारे थके हुए हैं और हम लोग कुछ आराम करेंगे, उनको भी आराम करने दीजिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए। सारे रिश्तेदार सोचते हैं कि सही बात है, तबीयत थोड़ी इनकी खराब थी, बहुत दिनों से हॉस्पिटल में थे, सबको थकान हुई होगी, इसलिए सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन बाल कृष्ण पुजारी का एक साला था, संदीप। उससे उसकी बहन प्रतिमा कहती है कि संदीप अब तुम भी घर जाओ। बोलता है कि नहीं दीदी, मैं जीजा जी की देखभाल के लिए यहाँ रहूंगा, तबीयत ठीक जरूर हो गई है लेकिन फिर भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो प्रतिमा बोलती कि नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं हूं ना इनकी देखभाल करने के लिए, तुम जाओ, फिर बाद में जैसी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। संदीप भी अपने घर चला जाता है और रात भर में ही उनकी डेथ हो जाती है, बालकृष्ण पुजारी। सुबह 5 बजे जो उनकी पत्नी होती है प्रतिमा, वो अपने भाई संदीप को फोन करती है कि भाई, मैं उसे नहीं जगा रही हूँ तो उठ नहीं रहे हैं, बैठा रही हूँ तो बैठ नहीं, कुछ बोल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है। संदीप दौड़कर तुरंत आता है, उनकी नब्ज टटोलता है, देखता है, लेकिन उनमें जान बाकी नहीं थी, वो दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। संदीप बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने जीजा से बहुत प्यार करता है और उसके जीजा भी उसको बहुत प्यार करते हैं। सारे रिश्तेदार नातेदार आते हैं और सारे लोग यही बात करते हैं कि इतने दिनों से तबीयत खराब थी, ठीक तो हो गए थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए शायद इनकी अंदर से तबीयत खराब हो गई और इसलिए वो मर गए। इस तरह की बातें होती हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन संदीप कहता है कि नहीं, इनका पोस्टमार्टम होगा। अपनी बहन से कहता है कि दीदी, मैं चाहता हूँ कि इनका पोस्टमार्टम हो जाए। तो प्रतिमा बोलती है कि नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इनकी इतने दिनों से तबीयत खराब थी, इनकी मौत हो गई, कोई नेचुरल मौत है, ऐसा कुछ होता है तो पोस्टमार्टम कराया जाता है, इसमें पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संदीप मानता नहीं। वो बाल कृष्ण पुजारी के पिता के पास जाता है और कहता है कि आप जो है इसकी इजाजत दीजिए, इनका पोस्टमार्टम करा दिया जाए, मुझे कुछ डाउट है। और जो भी उसको डाउट होता है वो उनके पिता से बताता है।
उसके पिता समझ जाते हैं, कहते हैं ठीक है पोस्टमार्टम करा लीजिए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली जाती है। दूसरे दिन यानी 19 की रात में उनकी डेथ हुई थी, यानी 20 तारीख को सारा कुछ हो जाता है। 21 तारीख को संदीप बड़ा उदास है और अपनी बहन प्रतिमा से कहता है, दीदी मुझे एक बात बताओ, जीजा को क्या हुआ था? जीजा जी को कुछ हुआ था क्या रात? बोलती कि नहीं, कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही सो रहे थे और सुबह में जब जगाने लगी तो उठे नहीं, और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये बात संदीप को हजम नहीं हो रही थी। संदीप अपनी दीदी से कहता है कि उनके गले पर कुछ चोट के निशान थे, ऐसा लग रहा था उनका लाल हो गया था गर्दन, और उनके चेहरे पर भी कुछ दाग वगैरह निशान थे जो कि चोटी जैसे लग रहे थे, लाल हो गए थे। इस बात का जवाब देते हुए रचना बोलती है कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, जानते हो जब उनको मैं जगा रही थी, जब वो नहीं जग रहे थे, मेरे हाथ में बोतल था, पानी का बोतल ली हुई थी, और उस बोतल से गुस्से में उनको मार रही थी, वो शायद जग जाए। वही निशान लाल पड़ गया था, वही होगा, और कुछ कोई बात नहीं। संदीप चुप हो जाता है। फिर 22 तारीख भी चली जाती है, फिर 23 तारीख को, इसलिए 24 तारीख को उसकी रिपोर्ट आनी थी जो पोस्टमार्टम हुआ था। 23 तारीख को फिर संदीप अपनी बहन से पूछता है, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता दो, तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा, नहीं तो कल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर प्रतिमा को लगता है कि शायद मुझे बता देना चाहिए। और फिर एक बार संदीप कहता है कि दिलीप हेगड़े जब मेरे जाने के बाद घर आया था, उसने जीजा जी के साथ कुछ किया? तो प्रतिमा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, नहीं, नहीं आया था। बोलता कि नहीं, सच बताओ क्या हुआ था। प्रतिमा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो डर चुकी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर आ जाता है तो क्या होगा, इसलिए वो सच बताना शुरू कर दी थी। दरअसल ये जो दिलीप हेगड़े था, एक 28 साल का नौजवान था, जिससे प्रतिमा का अफेयर था करीब 7-8 सालों से, जिसको बाल के पुजारी भी जानते थे। इस बात को लेकर कई बार वो विरोध भी जता चुके थे, मना भी कर चुके थे, समझा भी चुके थे। ये बात संदीप को भी बताई थी, संदीप भी अपनी बहन को समझाया था, और प्रतिमा ने सिर्फ यही कहा था कि ठीक है, मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी, उससे नहीं बात करूंगी, लेकिन वो मानती नहीं थी। इस बात को जब सुनती है कि दिलीप हेगड़े की बात आ गई, तो वो बताना शुरू कर देती है, क्योंकि संदीप भी सारी बात जानता था, इसके साथ उसका अफेयर है। तो प्रतिमा बताती है कि जब तुम घर चले गए 19 तारीख की रात को, 19 अक्टूबर को, तो मैंने दिलीप हेगड़े को बुलाया था। वो आकर के बाथरूम में छुपा था, और जब रात के 12-1 बज गए, मैंने उसे जो बेडरूम था वहां ले गई उनके पास, और तकिया से उनकी मुंह पर रख करके दिलीप हेगड़े दबाया था, और मैं उसके छाती पे बैठ गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जल्दी मर जाए, जिए ना हो, इसलिए कि मुझे दिलीप हेगड़े से शादी करना था। और मैं जब तक उनकी छाती पे बैठी रही, जब तक उनकी मौत न हुई। उनकी सांस टूटने के बाद फिर मैं उतरी, हम लोगों ने उनकी नब्ज टटोली, और उसके बाद जब क्लियर हो गया कि वो मर चुके हैं, तब मैं दिलीप हेगड़े को बाहर निकाली, वो अपने घर चला गया, और मैं चुपचाप सो गई। इस सुबह में तुम लोगों को खबर, ये सारी बात संदीप अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि उसे एक सबूत चाहिए था। वो उसकी बहन थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी।
रिकॉर्ड करके 24 तारीख को जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसी दिन रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड को ले जाकर के सुना देता है अपनी पुलिस को सुना देता है अपनी बहन की जो भी बातें हुई। 2 सबूत मिल जाते हैं, एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है, यानी तकिए से दबाया गया था, और दूसरी जिसने उसे मारा मरवाया था, उसने भी इस बात को कबूल कर लिया। पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत मिल जाता है, पुलिस प्रतिमा को गिरफ्तार करती है और साथ दिलीप हेगड़े को भी गिरफ्तार करती है। इस तरीके से एक जीजा का दुलारा साला अपने जीजा के कातिलों तक सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। संदीप की बहन थी प्रतिमा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके जीजा के साथ, एक इंसान के साथ जो अच्छा इंसान था उसके साथ गलत कर रही थी अपने स्वार्थ में। इसलिए संदीप ने कहीं से भी अपनी बहन का पक्ष नहीं लिया, इंसानियत का फर्ज अदा किया। उसने एक गुनहगार को सजा दिलाई और एक मरे हुए व्यक्ति को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, ये कहानी एक औरत की वजह से वो 2 बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि ये जेल में चली जाएगी, उसके पिता तो दुनिया में रहेंगे। लोगों का विश्वास उड़ जाता है ऐसा करने से। कोई औरत जिसके साथ 20 साल 30 साल की रह रही, 25 साल की रह रही है, उसके साथ अगर ऐसा करती है तो समाज में भरोसा उठता है और कहीं ना कहीं सोचने पर इंसान मजबूर होता है कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, सजग रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए सत्य में जय।